हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस एक नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक भूगोल का पार्ट, जिसमें से हम भारत के भूगोल को कवर करेंगे और भारत के भूगोल के साथ साथ हम विश्व के भौतिक भूगोल को भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। देश, उनकी राजधानियाँ, उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ये सिविल सेवा के लिए और राज्य सेवा के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरी सीरीज है मेरी हमारी ऑडियो आर्टिकल के साथ साथ पीपीटी के साथ रहेगी, और आप जब भी इस वीडियो को देखने बैठिए तो पेन और कागज़ लेकर अपनी कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जो भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा उनको मैं जब रिपीट करूँगा तो तब आप नोट डाउन करेंगे। ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आगे इन 6 मंथ्स में, उनके लिए हम यहाँ बहुत ही स्पीड से कवर करेंगे। हम अपनी ज्योग्राफी को एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले कुछ नए क्वेश्चंस से भी आप परिचित हो सकें। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी कराएंगे, टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे। कि जैसे कि यूपीएससी की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, यूपीपीसीएस की भी अनाउंस हो चुकी है, बिहार मेंस की भी अनाउंस हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अगले 5 महीने में होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक बात और बता रहा था कि कैसे एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, पीटी की तैयारी करें या मेंस का भी साथ साथ पढ़ें। ये भी प्रश्न होते हैं कि जब पढ़ते तो सब हैं, आता सब कुछ है, जब टेस्ट पेपर लगाने, मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो सॉल्व ही नहीं होता है, सब भूल जाता है। तो ऐसी दशा में आप क्या करें, कैसे सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक बताऊँगा कि याद करने की ट्रिक्स कैसे याद कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। आप अपने दिमाग में एक लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने एक और राज्य को आईएलपी की श्रेणी में, आईएलपी क्या है, आईएलपी की अगर बात करें, आईएलपी इनर लाइन परमिट होता है। भारत ने एक राज्य को और एक राज्य में और जाने के लिए इनर लाइन परमिट आपको लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो जहाँ पे आईएलपी, अभी तक 3 राज्य थे, अब 4 राज्यों में आईएलपी लागू है कि इन 4 राज्यों में आप अगर घूमने जाते हैं तो आपको आईएलपी लेना पड़ेगा। इसमें अब मैंने अपनी एक खुद की ट्रिक बनाई और इस ट्रिक्स से आपको मैं समझाऊंगा। मैंने यहाँ लिखा कि एक ट्रिक लिखी मैंने, अरुणा मामी। तो आपको याद तो रहेगा, ये सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। मैंने ये ऐसा ट्रिक क्यों बनाया कि आईएलपी याद करने के लिए आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ARU से अरुणाचल प्रदेश, NA से नागालैंड, MA से मणिपुर, MI से मिजोरम, ये ऐसे 4 राज्य हैं जहाँ पे आईएलपी लागू है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी ट्रिक आपको लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हम पूरे ज्योग्राफी को कवर करेंगे और कैसे हम बहुत सारी चीज़ों की याद रखेंगे। आज हमारी क्लास है, इंट्रो करेंगे हम कि भारत के भूगोल को कैसे पढ़ें। बच्चे कहते हैं भारत के भूगोल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे बहुत सारी चीज़ों को याद रखा जा सकता है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे भारत के भूगोल को पूरी तरह से याद रख सकते हैं। भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसको हम कैसे देख सकते हैं, इसमें से हम क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये देखेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने भारत की भूगोल की
और भारत के भूगोल में भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में के भौतिक विभाजन में बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत के इस भूगोल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हो गया कि भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख झीलें, भारत के जलप्रपात, जलवायु, भारत की मिट्टी, कृषि, सिंचाई, खनिज संसाधन, उद्योग, परिवहन, नदी घाटी परियोजनाएं और पर्वतीय नगर, वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, यूटी और स्टेट। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने भारत के भूगोल के बारे में। आप यहाँ देखिए, भारत का पूरा मैप है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे पढ़ते हैं, इनको कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको पूरा मैप में एक सीक्वेंस बाई मैं आपको लर्न कराऊंगा ये सारी चीज़ें। तो आप देखो, भारत के भौतिक विभाजन को कैसे देखते हैं हम। तो जो भारत का भौतिक विभाजन के रूप में कैसे देखते हैं कि जैसे अगर भारत को, पूरे भारत के इस मैप को हम 6 भागों में बांट लें, अगर छोटा छोटा करके बांट लें, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये आपको पहला उत्तरी पर्वत हो गया, जो आपका नॉर्थ वाला एरिया है। पहले आपको मैं यहाँ पे मैप समझाऊंगा इस डिस्कशन के बाद, इसके बाद मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू रखूँगा। उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तीसरा हो गया। चौथा रेगिस्तान को डिवाइड कर लेते हैं, पांचवा तटीय मैदान को डिवाइड कर लेते हैं, छठवां द्वीप समूह में डिवाइड कर लेते हैं। 6 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पूरे भारत का भौतिक विभाजन इसमें कवर हो जाता है कि भारत को भौतिक यानी फिजिकल डिवाइडेशन करके हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये आप पहले यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। एक क्वेश्चन है कि मुझे आप बताइए कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, आप मुझे कमेंट में करके बताइए। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। इंडिया के मैप का अभी अपडेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये मैप आपको यहाँ देखने को जम्मू एंड कश्मीर ऐसे मिलेगा। नहीं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये जो पार्ट है आपका, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका लद्दाख में आता है, इधर ये लद्दाख में आता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में। सिचुएशन देखिए, राज्यों की सिचुएशन क्या होनी चाहिए, एक एक राज्य करके देखिए। अगर लर्न कैसे करना है, आप सबसे पहले नॉर्थ के राज्यों को याद करिए कि नॉर्थ में कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ में आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हो गई। छोड़ दीजिए इनको, यूटी हम बाद में भी याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, दूसरा हमको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमको यहाँ पंजाब हरियाणा दोनों याद रखने हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ हमारा यूनियन टेरिटरी भी है। उत्तराखंड के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश को याद रखें, क्योंकि उत्तराखंड से कटकर उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बनाया गया था। इसके बाद हम याद करें, थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे कि राजस्थान जो हमने रेगिस्तान में डिवाइड किया था, तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इस तरह हो गए। मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहते हैं। मध्य प्रदेश के बाद हम याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हमारा मध्य प्रदेश से कटकर बनाया गया था। यूपी के साथ साथ हम बिहार को याद रख सकते हैं। बिहार से, अगर बिहार के साथ साथ हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, झारखंड और उड़ीसा को। ये जो नॉर्थ के और मध्य भारत के राज्य है ना, ये याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ होती है, भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और भारत के साउथ के राज्य हैं, उनको याद करने में ज़्यादा समस्या होती है। बहुत सारे बच्चे जो अभी नए नए तैयारी करने आए हैं, उनको समस्या होती है। साउथ में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुंबई सबको ही जानता है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से नीचे गोवा, महाराष्ट्र की सिचुएशन देखिए। महाराष्ट्र के बाद गोवा देखिए, गोवा से ही देख लीजिए आप कर्नाटक। कर्नाटका के बाद आप देखिए ये हमारा जो पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र की बात करते हैं। पूर्वी तट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ हम उड़ीसा को भी, जो हमारा है ना, उड़ीसा भी तटीय राज्य में आता है। इसके बाद झारखंड, मैंने बताया कि बिहार के साथ साथ आपको झारखंड और उड़ीसा दोनों याद रखना है।
उसके बाद बंगाल को भी हम याद रखते हैं, बंगाल। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो हमारे याद नहीं होते हैं बच्चों को, क्यों हमेशा से भारत का जो सामान्य लोग हैं कहते हैं भारत का संबंध पूर्वोत्तर भारत से बहुत कम रहा है, लेकिन हाल ही की सरकार ने थोड़ा सा संबंध अच्छे किए हैं पूर्वोत्तर भारत से। तो इसलिए यहाँ से, क्योंकि ये एक छोटा सा कॉरिडोर है जो हमें भारत के ये 7 सिस्टर से जुड़ता है, 7 सिस्टर और एक ब्रदर, 7 राज्य और एक ब्रदर, यानी सिक्किम को हम उसका भाई कह सकते हैं 7 सिस्टर को। ये हमारा सिक्किम रहा। जैसे हम देख रहे हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैंने यहाँ पे आपका अरुणा मामी वाला एग्जाम्पल दिया कि ये 4 राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्य क्या हैं, ILP यहाँ पे लागू है। और इसके बाद ये त्रिपुरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे त्रिपुरा है, मेघालय है। विश्व की सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, मेघालय में होती है। तो ये आपके सारे राज्य कवर होते हैं और सिक्किम 8 हो गया। तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ मैं एक एक चीज़ करके डिस्कस करूँगा और आपको यहाँ से समझ आएगा कि हमें कैसे याद रखना है, हम कैसे याद रख सकते हैं अपने भारत के भूगोल को। मैंने बात की थी भारत का जब भौतिक विभाजन, तो मैंने बताया कि आपको उत्तरी पर्वत में क्या क्या पढ़ना है। नॉर्दर्न माउंटेन की बात करता है, तो नॉर्दर्न माउंटेन को हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड करके देखें कि नॉर्दर्न माउंटेन में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय की बात करते हैं। हम इसको अगर दूसरी तरीके से हम इसको डिवाइड करना चाहें, ट्रांस हिमालय, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक की अगर बात करते हैं, तो हिमालय में अगर हम 3 चीज़ें पहले हिमालय देखते हैं, तो हिमालय में क्या क्या आता है इसको देखेंगे। हिमालय में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये आपका पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का एरिया और उत्तराखंड का एरिया इसमें पूरा कवर करता है। ट्रांस हिमालय में पढ़ते हैं जास्कर, लद्दाख और काराकोरम की बात करते हैं। पूर्वांचल में जो हमारा पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स थे, उन राज्यों को एक यहाँ कवर करते हैं पूर्वांचल हिमालय में। मिसमी, गारो, पटकाई, मिजो, यहाँ पे और सारी पहाड़ियाँ हैं, उनकी बात करते हैं। तो जब हम उत्तरी पर्वत की बात करते हैं, तो इसमें से हम हिमालय को खासकर इसमें हिमालय पे जोर देते हैं कि हिमालय की संरचना क्या है, कब बना था, कैसे क्या हुआ था। तो ट्रांस हिमालय जब हम पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जब पढ़ते हैं, तो इसमें गॉडविन ऑस्टिन को हम पढ़ना नहीं भूलते हैं। काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। आप यहाँ पेन और कॉपी लेके बैठिए और एक एक चीज़ नोट करते रहिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं एक क्रम से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें बीच से और आगे पीछे कुछ नहीं है, ये इस शुरुआत है आपकी और यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जब हिमाद्री की बात करते हैं, हिमाद्री, तो हिमाद्री में पढ़ते हैं हम, हिमाचल की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री, इसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। ये जो हिमाद्री आप देख रहे हैं, तो यहाँ हम इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं इसको, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है हिमाद्री जब बात करते हैं। हिमाद्री में और क्या है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी एवरेस्ट है ना, इसी में है। और विश्व की जो बहुत सारी जो महत्वपूर्ण शिखर हैं, जैसे आपका कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा आदि, ये सब महत्वपूर्ण शिखर इसी हिमाद्री में हैं। एक नोट है यहाँ पे कि मैं आपको बताऊं कि जो बृहद हिमालय है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो आपका बृहद हिमालय, मैंने आपकी हिमालय को जब डिवाइड करते हैं, तो बृहद हिमालय है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। हिमाचल श्रेणी की अगर बात करें हम, दूसरा हिमाद्री के बाद यहाँ पे हिमाचल, तो हिमाचल श्रेणी, हिमाचल में इसे लघु हिमालय भी कहते हैं या मध्य हिमालय भी कहते हैं। पहले हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय, यानी पहले बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर बाह्य हिमालय। यानी आप ऐसे अगर समझें, ये हो गया आपका बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये आपका बाह्य हिमालय की बात करते हैं। बाह्य हिमालय को हम शिवालिक भी कहते हैं। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं।
तो जब हम हिमाचल श्रेणी की बात करें या लघु हिमालय की बात करें तो इस श्रेणी में जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, नागटीबा है, महाभारत श्रेणियाँ आदि आती हैं। बृहद लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी जिसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और उत्तराखंड में पयार कहा जाता है, जैसे बुग्याल है या पयार है, ये सब कहते हैं। जैसे शिमला है, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही सब आते हैं। इसके बाद जब हम लघु हिमालय और हम जब याद रखिए जो लघु हिमालय और शिवालिक है ना, मैंने इसकी बात करी, ये जो ये एरिया है ये क्या कहलाता है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। और ये किससे होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता था। ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। ये जो शिवालिक है, शिवालिक में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं कि जैसे निम्न, ये इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, जिसे निम्न भी कहा जाता है, बहुत लोग इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। ये लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें ना, जो पश्चिम की बात करता है ये वाला एरिया, ये इसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून या द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। ये शिवालिक के निचले भाग, मतलब इस भाग में इस भाग जो ये वाला निचला भाग है ना, इसको हम तराई भी कहते हैं, तराई। जो अरावली की पहाड़ियां हैं राजस्थान में, अरावली कहाँ है, अरावली भी इसी संबंधित है, राजस्थान में है। और यह सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर। तो ये इस तरह हम हिमालय को डिवाइड करके देखते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान की, तो उसमें सिंधु का मैदान पढ़ते हैं। सिंधु के मैदान में हमारा पूरा पंजाब और हरियाणा का एरिया और पूरा कवर करते हैं। गंगा के मैदान में हम पूरे मध्य भारत को कवर करते हैं, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को कवर करते हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र मैदान को पढ़ते हैं तो हम इधर अरुणाचल प्रदेश और असम को पूरा कवर करते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ये भी याद रखना है। अब कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगा। जब प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं हम, तो प्रायद्वीपीय भारत में हम दो भागों में अगर उसको बांट लें, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेटू, साउथ की बात करता है, इस वाला एरिया की बात करता है, दक्कन का पठार की बात करता है ये। तो दक्कन के पठार में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करता है। तो पूर्वी घाट हमारा तो ये हो गया और पश्चिमी घाट हमारा ये हो गया, और ये दोनों आके मिलते हैं नीलगिरी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये भी पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। कुछ दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे हम पास कहते हैं, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। ये तीनों चार यहाँ पे हैं पश्चिमी, यहाँ पे आपके पश्चिमी घाट में हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। जैसे नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग थाल घाट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ते हैं। तो हम इनमें पासेस को भी कवर करते हैं। ये जब पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम इसमें देखते हैं। जैसे पूर्वी घाट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसके पूर्वी तट पे क्या क्या चीज़ें हैं, पारादीप है, कोलकाता है, बंदरगाह हैं जैसे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और अन्नामलाई, मुदुमलाई, ये सारी जो चोटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की, जो नीलगिरी है ब्लॉक माउंटेन है, और जो बना हुआ है ये चारनोकाइट पठार से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं मध्य उच्च भूमि की, तो मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं, जो हमारा पूरा झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया कवर होता है। जब हम तटीय मैदान की बात करते हैं, तटीय मैदान में पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात करते हैं, तो कन्याकुमारी का जो ये एरिया है, आप यहाँ देखिए कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट जो कहलाता है वो कोरोमंडल कहलाता है। यहाँ मैप में अगर आप जूम करके देखिए तो यहाँ से ये वाला एरिया कहलाता है आपका कोरोमंडल। कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक कहलाता है गोलकुंडा तट। कृष्णा नदी यहाँ है, गोलकुंडा तक इसे कहेंगे गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तर तटी तक यहाँ तक पूरा कहते हैं नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको यहाँ विशेष तौर पर याद रखना है।
पश्चिमी घाट की अगर बात करता है तो पश्चिमी घाट को भी कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट में बांटा गया है। यानी गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण कहलाता है। ये गुजरात से अगर आप देखें यहाँ पे गुजरात से लेकर, तो ये आपका कोंकण तट कहलाएगा। ये आपका है गोवा तक है, यहाँ पे गोवा, और गोवा से लेकर और नीचे तक आप बढ़ेंगे तो कर्नाटक तक की बात करेंगे तो ये हमारा कहलाता है मंगलुरु तट तक का जो तटीय क्षेत्र कहलाता है केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के एरिया कहलाता है मालाबार तट। तो इस तरह से हम पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को कवर करते हैं। इनमें से हम कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा को भी पढ़ते हैं। ये इसी तरह हमारे सारे राज्य कवर होते चले जाते हैं। जब हम बात करते हैं अपने द्वीप समूह की, तो द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप को दोनों को हम पढ़ते हैं। हम अंडमान के सारे द्वीप्स को पढ़ते हैं, लक्षद्वीप कोरल रीफ को भी पढ़ते हैं, इसमें हम कोरल रीफ भी कवर करते हैं। इसके बाद हम जब देखते हैं जब पूर्वी तट और पश्चिमी तट को पढ़ते हैं, जब पूर्वी तट में हम नदियां पढ़ लेते हैं, कुछ महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इसके बाद कावेरी, पश्चिमी तट में नर्मदा और ताप्ती पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें रिवर्स भी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जब हम किसी राज्य के पठार के बारे में पढ़ते होते हैं, जैसे हम छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताना चाहता हूँ मैं। जब हम आपका ये मालवा पठार या छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं, ये मिसमी, गारो, खासी, जयंतिया की बात करते हैं, और तो हम इसमें से किसी स्टेट में स्थित पठार को भी पढ़ेंगे कि ये पठार किस क्षेत्र में स्थित है। इसी तरीके से हम उस पठार से निकलने वाली नदियाँ, वहाँ पे उपस्थित या स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, नदियों की बात करते हैं, झील की बात करते हैं। तो इस तरह से भारत का संपूर्ण इतिहास, भूगोल, भौतिक विभाजन समझने के बाद हम पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ क्या पढ़ेंगे। तो ये आज की हमारी इंट्रो क्लास है और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना भारत का संपूर्ण भूगोल की बात करेंगे और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपको इसका एक वीडियो मिलेगा और डेली हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपको हमेशा से प्रिपेयर रहना है कि भारत के भूगोल को समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है मित्रों। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ये सीरीज लाया हूँ कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको पूरा देखिए और पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करिए, मैं उसमें अपनी अगर वीडियो में कुछ कमियां हैं मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, मैं उनको सुधारूंगा, कोशिश करूंगा कि कैसे आपको बेहतर समझना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने पार्ट 2 पे अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।